जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको जो है कक्षा 10 का जो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण जो पहला चैप्टर है बच्चों, वो हम आपको आज सबके बीच आज लेकर आए हुए हैं बच्चों। और कल हम आपको बताए थे, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम आपको बताए थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसमें अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तक हम क्या बच्चों डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे ये वीडियो लेकर आए हैं बच्चे। तो आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण बच्चों। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है बच्चों। आज हम इस वीडियो में जो है इसे डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिएगा, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत अच्छा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आज पहला हम हेडिंग लगाएंगे बच्चों रासायनिक 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 समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों। एक जो है अभिक्रिया होती है, उसमें अभिकारक होते हैं और बच्चों उत्पाद होते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं को हम बच्चों किसी प्रतीक या किसी सूत्र की सहायता से जब प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिएगा, तो इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। किसी किसी रासायनिक किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले भाग लेने वाले अभिकारक भाग लेने वाले अभिकारक तथा तथा उसी अभिक्रिया में तथा उसी अभिक्रिया में तथा उसी अभिक्रिया में बनने वाले बनने वाले बनने वाले उत्पाद बनने वाले उत्पाद को बनने वाले उत्पाद बनने वाले उत्पाद को प्रतीक प्रतीक या सूत्र की प्रतीक या सूत्र की सहायता से प्रतीक या सूत्र की सहायता से सहायता से सहायता से प्रतीक या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित प्रदर्शित करना प्रदर्शित करना रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है बच्चों। देखिए, तो ये आपका जो है परिभाषा है रासायनिक समीकरण का, कि कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उसी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद को प्रतीक या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है बच्चों। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चों। देखिएगा, जैसे जैसे बच्चों हम ले लिए जस्ता। जैसे क्या ले लिए बच्चों, जस्ता और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले लिए, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले ले, सल्फ्यूरिक अम्ल ले ले। जैसे जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इजकल टू बनेगा बच्चों, इजकल टू बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस। चलिए देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि जैसे हम एक समीकरण लिए हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लिए हैं आप सबके बीच। देखिएगा
इस एग्जाम्पल से हम सीख जाएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों। देखिएगा, कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों भाग लेने वाले, तो ये दोनों भाग ले रहे हैं बच्चों, और ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों ये दोनों क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जस्ता है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्स हो गए, मिल गए, तो हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है बच्चों। तो इसी को हम क्या करेंगे, प्रतीक या सूत्र की सहायता से जब प्रदर्शित कर देते हैं बच्चों, तो उसी को कहते हैं हम क्या, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए देखिएगा, जस्ता का प्रतीक क्या होता है बच्चों, Zn होता है। जस्ता का प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं हम H2SO4। क्या कहते हैं बच्चों, H2SO4। ये है आपका जिंक माने यानी जस्ता होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4 बच्चों। तो यहाँ से इजकल टू है, इजकल टू कह रहे हैं कि जिंक सल्फेट, ये बच्चों जिंक गैस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। तो ये हो गया आपका जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। जिंक सल्फेट, जिंक को हम कहते हैं Zn, और सल्फेट को कहते हैं बच्चों SO4। और प्लस, और प्लस क्या निकल रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से देखिए H2 बाहर निकल रहा है, तो आप लिख देंगे हाइड्रोजन गैस H2। ये गैस, ये ऊपर तीर लग जाता है बच्चों, ये बता रहा है कि गैस निकल रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जस्ता का प्रतीक क्या हो गया, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। और ये जिंक सल्फेट क्या सूत्र होता है, ZnSO4 और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है बच्चों। इसी पूरी अभिक्रिया को हमने क्या किया, प्रतीक और सूत्र की सहायता से प्रदर्शित कर दिए, और वही कहलाता है बच्चों क्या, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। कोई भी समीकरण आएगा बच्चों, ऐसे आपको ऐसे लिखा रहेगा, केवल उसको आप प्रतीक और सूत्र की सहायता से प्रदर्शित कर देंगे, तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण बच्चों। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं आप सबके बीच, तब हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे देखिएगा, मैग्नीशियम। जैसे बच्चों मैग्नीशियम, देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस इजकल टू बन गया बच्चों मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों, Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, O2 होता है। क्या होता है, O2। तो यहाँ हम इसको भी दो बार ले लेंगे बच्चों, दो मालिक्यूल लेंगे Mg के, और ऑक्सीजन गैस के रूप में है तो O2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, O2। तो ये बन गया आपका, क्या देखिएगा, ये दो और ये दो बच्चों हो गए कॉमन, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, तो MgO के साथ अब क्रिया कर लेगा, तो ये हो जाएगा 2MgO। क्या बना लेगा बच्चों, 2MgO। इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ बच्चों मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व है, तो इसे हम प्रतीक दे दिए, और ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसे क्या लिख दिए, O2। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है बच्चों 2MgO। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड होता है बच्चों। जब धातु और ऑक्सीजन, जब धातु और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जब अधातु और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बच्चों क्या बनाते हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार पर, जो है अध्ययन करेंगे बच्चों, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, तो बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो हमारा हेडिंग रहेगा रासायनिक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक समीकरण प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, दो। रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों, देखिएगा, पहला होता है आपका संतुलित समीकरण। पहला क्या होता है बच्चों, संतुलित, पहला होता है संतुलित
पहला होता है संतुलित समीकरण, पहला होता है संतुलित समीकरण, और दूसरा है बच्चों असंतुलित, दूसरा है असंतुलित, असंतुलित समीकरण। तो ये हमारे पास दो प्रकार के समीकरण होते हैं बच्चों, संतुलित और एक क्या होता है असंतुलित समीकरण। तो चलिए आइए हम इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि सर संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास बच्चों कोई एक जो है क्रिया है, जैसे मान लीजिए हम ए और प्लस बी और इजकल टू हम बना दिए बच्चों ए और प्लस सी बनाए हैं, कोई एक क्रिया है। जब अभिकारक, ये अभिकारक है बच्चों, ये उत्पाद है, जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बच्चों, जब अभिकारक के तरफ के परमाणु और उत्पाद के तरफ के परमाणु आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वो समीकरण बच्चों आपको संतुलित कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। कैसे जानेंगे आप? अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होगी बच्चों? बराबर होगी। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो समीकरण आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। और बच्चों जब नहीं बराबर रहेंगे तो वो समीकरण आपका क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं बच्चों, इसके बाद हम संतुलित समीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं वो बताएंगे आपको, कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग है बच्चों हमारा, क्या है देखिएगा, पहला हेडिंग हमारा बच्चों रहेगा संतुलित समीकरण। क्या हेडिंग रहेगा? संतुलित समीकरण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? देखिए, परिभाषा होती है किसी किसी रासायनिक किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले अभिकारक भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा बनने वाले उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा बनने वाले उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों। देखिएगा, जैसे जैसे बच्चों हमारे पास देखिएगा, जैसे हमारे पास N2 गैस प्लस 3H2, जब बच्चों जो है एक भाग N2 और 3 भाग जो है हाइड्रोजन मिलते हैं तो आपके बनते हैं क्या? 2NH3। क्या बनते हैं बच्चों? 2NH3। देखिए इसमें नाइट्रोजन कितनी बार है बच्चों? 2 परमाणु है, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन के देखिए 3 दूनी 6 परमाणु है, 3 ये 2 ये गुणा होता है बच्चों, इनका इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, आप 3 2 5 नहीं कहेंगे, तो ये हो गया 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण कैसा है बच्चों? संतुलित है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार बच्चों देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे H2 प्लस I2 इजकल टू 2HI। जब बच्चों हाइड्रोजन और आयोडाइड मिलते हैं,
हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थे और 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के थे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हैं और 2 क्या है बच्चों, आयोडीन के हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे PCl3 प्लस Cl2, PCl3 फास्फोरल ट्राइक्लोराइड, फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 इक्वल टू बनता है बच्चों PCl5। क्या बनता है बच्चों, PCl5। देखिए फास्फोरस कितने हैं, एक है, इस तरफ भी कितने हैं, एक है। और Cl कितनी बार है, यहाँ बच्चों 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 कितना हो गया, 5 बार Cl है, तो यहाँ Cl कितनी बार है बच्चों, 5 बार है, Cl5 बार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ परमाणुओं की संख्या एक एक, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या है बच्चों, बराबर है। इसलिए ये सभी समीकरण कैसे होते हैं बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। कैसे होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में बच्चों अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं के, प्रत्येक परमाणुओं के संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की तरफ। देखिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, देखिएगा। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे असंतुलित समीकरण। देखिए असंतुलित समीकरण, असंतुलित, 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 असंतुलित समीकरण। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है एक बार समझ लीजिए बच्चों। जैसे एक तरफ अभिकारक होते हैं, एक तरफ उत्पाद होते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है बच्चों। जैसे देखिए ये मेरा दायां हाथ है, तो दाहिने हाथ को हम मान लीजिए कह देते हैं कि वो अभिकारक है, और बाएं हाथ को हमने क्या कह दिया बच्चों, उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद की संख्या जब आपस में बराबर नहीं होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, असंतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी किसी रासायनिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भाग लेने वाले अभिकारक, भाग लेने वाले अभिकारक तथा तथा उस उस अभिक्रिया, उस अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया में बनने वाले, बनने वाले उत्पाद, बनने वाले उत्पाद को, बनने वाले उत्पाद, बनने वाले, बनने वाले उत्पाद, देखिए बनने वाले उत्पाद के प्रत्येक, बनने वाले उत्पाद के प्रत्येक, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या आपस, आपस में बराबर, आपस में बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, तो उसे असंतुलित, तो उसे असंतुलित, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा,
की परिभाषा क्या है बच्चों, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं बच्चों। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे जैसे बच्चों हमारे पास है Mg प्लस O2 इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, MgO। क्या हो जाएगा, MgO। मिलाइए बच्चों, देखिए मैग्नीशियम कितनी बार है इधर, एक बार है, इस तरफ भी कितनी बार है, एक बार है। देखिए ऑक्सीजन इस तरफ कितनी बार है बच्चों, दो बार है, इस तरफ कितनी बार है, एक ही बार है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कैसा है, असंतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है बच्चों, इसलिए आपका कौन सा होगा, असंतुलित है। इसी प्रकार बच्चों देखिए दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे दूसरा देखिए H2 प्लस Cl2 इजकल टू क्या होता है बच्चों, HCl। तो ये भी देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, इस तरफ एक ही हाइड्रोजन है, इस तरफ दो क्लोरीन है बच्चों, इस तरफ एक क्लोरीन है, इसलिए ये भी आपका क्या है, असंतुलित संकेत है बच्चों। कैसा है, असंतुलित। इसी प्रकार बच्चों देखिए तीसरा देख लीजिए, इसी प्रकार तीसरा देखिए N2 प्लस H2 इजकल टू बच्चों हो गया 2NH3। देखिए इस तरफ नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, इस तरफ भी नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। चलिए नाइट्रोजन बराबर है, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या देखिए 3 दूनी 6 है। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, इसलिए आपका क्या है, असंतुलित समीकरण है। इसमें बच्चों क्या है, अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए आपका समीकरण कैसा होता है बच्चों, असंतुलित समीकरण होता है। ठीक है, तो ये है हमारा जो है आज का लेक्चर बच्चों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये बच्चों आप शेयर कर दीजिए, जिससे आपको जो है ये डेली आप जो है अपलोड होता रहेगा वीडियो हमारे इस चैनल पे। और आप इसे जरूर पढ़िए, आपको आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए ये बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाला है।